Agree, sir. पूछते सर। थैंक बट यू वकालत कर रहे हो, किसके साथ कर रहे हो? नहीं वकालत सर। 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। पहले क्या करते थे? 21 तक सर स्टडी करा था एलएलएम। पहले तो फिर बीच में 18 के बाद बैठे नहीं क्या? नहीं फिर कंटिन्यू एलएलएम मैंने किया था सर। और फिर सर वो कोविड भी आ गया था तो इस वजह से फिर मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की तो आप कंफर्टेबल हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो? सर हिंदी में। हिंदी सेक्शन 200 में सीआरपीसी में कंप्लेंट फाइल की गई, दैट इज कॉल्ड इस्तिगासा फाइल कर दिया। इस्तिगासे में जो पॉइंट्स हैं वो दो कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज ही नहीं की थी, तो हमने 200 में केस फाइल कर दिया। अब जज के पास क्या करना है उनको, वो उसको 156(3) में भेज सकते हैं या 202 में ही भेजेंगे आप? सर जो क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके सामने 2 ऑप्शन है सर। वो चाहे अब मामला कंप्लेंट पर इंक्वायरी भी कर सकते हैं या 156(3) के अंदर एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दे सकते हैं जिसमें वो अपना इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया कंटिन्यू करते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो सर कॉग्निजेबल है तो 156(3) में भेजें, 156 और अगर नहीं है तो सर वो परिवाद भी आएगा क्योंकि जो एफआईआर होती है वो संज्ञेय मामलों के अंदर दर्ज की जाती है सर। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई मामला संज्ञेय नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं कर सकते पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए? सर कर सकते हैं। 155 के बारे में बता रखा है कि अगर कोई भी मामला असंज्ञेय मामला आता है नॉन कॉग्निजेबल तो पुलिस ऑफिसर स्वयं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। लेकिन मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर पुलिस ऑफिसर परमिशन ले सकता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? ओके। 202 के बाद जो है कि ले लिया उन्होंने कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस लेने के बाद कह दिया नो ऑफेंसेस मेड आउट डिसमिस्ड। अब ये कहाँ जाएगा, रिविजन में कि अपील में? सर इसके बारे में सीआरपीसी ने प्रावधान कर रखा है कि आप सेशन न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में आप रिवीजन लगा सकते हैं 398 सीआरपीसी। और अगर 156(3) में परिवार डाला था वो भी डिसमिस हो गया तो उसमें अपील होगी या रिविजन? सर रिवीजन। ठीक ठीक है। ये सीपीसी में ऑर्डर 9 किससे रिलेटेड है? ऑर्डर 9 सर पक्षकारों की उपस्थिति अनुपस्थिति का क्या प्रभाव होगा उसके बारे में प्रावधान करता ऑर्डर 9 रूल 9 क्या है? है सर। अगर ऑर्डर 9 रूल 8 के अंदर वादी अनुपस्थित रहा है प्रतिवादी उपस्थित रहा है तो उसका जो प्रभाव होता है कि प्रतिवादी ने जितना स्वीकार कर लिया उसका आदेश हो जाता है। अन्यथा जो वादी ने वाद दायर किया था वो खारिज किया जा सकता है। तो उसके बारे में रेमेडी दे रखी है रूल 9 के अंदर कि वो चाहे तो उसको सेटिस्फाई कराने के लिए आवेदन कर सकता कितने दिन में? है। सर आई गेस 60 डेज का। 60 डेज? सो श्योर नहीं 30 उसके है? बारे में जी। मान लो उसने नहीं किया 30 डेज में रेस्टोरेशन के लिए आवेदन, तो क्या नया सूट ला सकता है वो? सर अगर वो नियम 8 के अंदर खारिज हुआ है तो उसके बारे में वर्जन किया गया है कि आप आपात कर सकते हैं नया वाद नहीं ला मतलब आपात कैसे? सकते नहीं, सर। नो नो में है, 30 डेज में उसने नहीं लगाया, दावा खारिज हो गया नॉन अपीयरेंस में। रेस्टोरेशन 30 डेज में उसने नहीं लगाया, कि उन्हीं तथ्यों पे नया दावा लाया जा सकता है? तीसरे में वही कह रहा हूँ कि इस उन्हीं तथ्यों पे नया वाद नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो ऑर्डर रूल 8 के अंदर जो वाद खारिज किया गया है, उसको आपात सेटिस्फाइड करवाने के लिए ही केवल आप आवेदन ला सकते हैं। हाँ। इन्हीं तथ्यों पे वाद नहीं ला सकते इसमें। और कौन सा प्रोविजन है कि नया वाद नहीं लाया जा सकता सो इसके बारे में आपको रूल सीपीसी 4 में? के अंदर और कौन सा? रूल 4 के अंदर बताया गया है कि आप पास कराने के लिए लेकर आ सकते हैं या लिमिटेशन पीरियड के अंदर रहते हुए आप नया नहीं वाद नहीं, सीपीसी में और कौन सा प्रोविजन है? ऑर्डर 9 के अलावा सर। हम्म, सर ऐसे अभी एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा। जो नए वाद का वर्जन करके। सर अगर हम ऑर्डर 23 देखते हैं उसके अंदर भी अगर सेटिस्फाइड एडजस्टमेंट एंड विड्रॉल किया गया है तो उन्हीं तथ्यों पे आप नहीं लेकर आ सकते। अगर आपने इसके अलावा इसके अलावा सर अभी रिकॉल नहीं कर पा चलो हिंदी में। हाँ, हिंदी में। ए बी के खिलाफ दावा करता है।
क्या बी को रेमेडी, कोई रेमेडी वो अवेलेबल है सीपीसी में जिसके सहायता लेकर बी जो प्लेंट पेश किए, दावा पेश किया, उसको खारिज करवा सकते? सर सेक्शन 148 कैपिटल ए के अंदर केवियट दायर किया जा सकता है कि अगर कोई संसिद्ध बात 7-11 या भविष्य में होने वाला कोई 7-11 की बात है जो ना। संसिद्ध हो चुका है या भविष्य में संसिद्ध होने वाला है, उसके बारे में उसे एक तो पहले सुना जाए ताकि न्यायालय का कीमती समय बचे। तो साथ ही साथ बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं है। ऑर्डर 7 रूल 11 है हाँ जो प्लेंट को एट द इनिशियल स्टेज उन 6 कारणों से करा से खारिज करा सकता है जो ऑर्डर 7 रूल 11 में मेंशन है। कोड धन्यवाद। काज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं करे, बार्ड बाय लॉ, मांडव बार्ड बाय टाइम, जी सर। बेसिक ट्रायल का और तो समझ में नहीं आया। आपका अटेंशन उसकी तरफ क्यों नहीं गया भाई? माफी चाहूंगा सर, है सर माफी चाहूंगा। सर ने पहला सेंटेंस ही हिंट दे दिया कि प्लेंट खारिज करने की बात। प्लेंट खारिज सुनते ही बिजली चमकनी जी सर। चाहिए, हिंट ही दे दिया डायरेक्ट। ये बताओ क्या 167 सीआरपीसी के तहत पहले तो क्या प्रोविजन है? 167 किसको डील करता है, किस किस चीज को डील करता है? सर जो सेक्शन 57 सीआरपीसी के अंदर इन्वेस्टिगेशन अगर 24 घंटे में पूरा नहीं होता है तो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करते हैं। वहां से वो पुलिस कस्टडी की सर रिमांड की एप्लीकेशन लगाते हैं, जिसके बारे में समय बता रखा है कि मैक्सिमम 15 दिन, जो समय समय पे किया जा सकता है। उसके अलावा सर पुलिस कस्टडी के अलावा जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसकी अवधि बता रखी है 60 डेज और 90 डेज, 20 साल की पनिशमेंट की अकॉर्डिंग, जो कम या ज्यादा के आधार पे। ये क्षेत्राधिकार हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना होता है। इसके अलावा अगर किसी जगह पर न्यायिक मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं होता है तो जो पुलिस ऑफिसर होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की जिनको सॉरी न्यायिक मजिस्ट्रेट की जिसके शक्तियां प्राप्त होती है उनके समक्ष भी पेश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस कस्टडी की अवधि 7 दिन बता रखी है। फिर आगे सर वो क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट को सुपुर्द कर देता है और इन सब की रिपोर्ट माननीय सीजीएम सर को करनी होती है। मेन चीज तो आपने बताई नहीं। सर अगर ये सिविल मामला है, अगर इसके अंदर समन मामला है, अगर इसके अंदर एक एक क्लास के 2 क्लॉजेस और है सर, रिकॉल नहीं करता। बात नहीं बताया। यदि 10 साल से कम का ऑफेंस है तो विद इन 60 डेज चालान पेश होना चाहिए, जी और सर। इससे अधिक का है तो 90 डेज तक हो सकता है। और आगे प्रोविजन है यदि ऐसा नहीं होता है तो मैंडेटरी बेल लेने का अधिकार है। यही इसमें कारण जी, तो आपको देखना चाहिए। यदि नहीं होता है तो मैंडेटरी बेल उसको मिलेगी। हकदार हो जाओ। और 60 गजेंद्र, मान लो एक एक्यूज है, राजस्थान में उसने अपराध किया और भाग गया, बम्बई भाग गया, उसके वारंट हो गए, 82 की कार्रवाई भी हो गई, 83 की भी हो गई। पुलिस पहुंचते पहुंचते बम्बई पहुंच गई, ढूंढा, उसको पकड़ लिया। जो बम्बई से यहाँ लाना था तो वहीं मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया। उसने बेल एप्लीकेशन लगा दी साथ में, उसने बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी, सेशन के लगा दी। मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया, मजिस्ट्रेट लेते गए। तो क्या वहाँ वहाँ बम्बई हाई कोर्ट बेल ले सकता है क्या? सर ट्रांजिट बिल का इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ट्रांजिट बिल की कार्रवाई सर प्रकाश में आ रही है। इसके अंदर जिस स्थान पर कहाँ है गिरफ्तारी की प्रोविजन गई, ऐसा? सर सीआरपीसी में कोई प्रोविजन है? स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है, लेकिन कार्रवाई स्पष्ट रूप से ही पूछ रहा हूँ। स्पष्ट रूप से सर एक तो 167 के अंदर हम देखते हैं और एक सेक्शन 88 के अंदर देखते हैं सर हम। नहीं, 81 सर माफ सीआरपीसी, सीआरपीसी 81 यही तो है जो मैंने आपको सारा जी सर 81। सीआरपीसी 81 यही है। अच्छा, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या कोई सजा वगैरह भी दे सकता है, या कितनी सजा दे सकता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड? सर अगर वो समन मामला है और तो उसके अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जी सर अगर समरी तौर पर वो देख रहा है
तो वो मैक्सिमम 3 साल तक की सजा जारी कर सकता है। सजा का है प्रावधान उसमें? सर जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, जी सर, बोर्ड के द्वारा भी सजा दी जा सकती है, और अगर वो दल की तरह ट्रायल किया जा रहा है तो वो विशेष चिल्ड्रन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। हाँ, तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड थोड़ी दे रहा है। सर मुझे बोर्ड दे सजा कहेंगे कि जो 3 साल के लिए भेजते हैं। सर वो सजा के तौर पे ही सुधार के लिए भेजा जाता है। एलएलएम में क्या टॉपिक था आपका? सर ह्यूमन राइट्स। वो काय पे था डिजर्टेशन आपका? सर डिजर्टेशन ग्रामीण महिलाएं एवं उनके कानूनी अधिकार। तो ग्रामीण महिलाओं के क्या कानून में अधिकार है? कोई स्पेशल दे रखे हैं अधिकार कोई हमारे यहाँ लॉ? सर ऐसे ग्रामीण के तौर पे अलग से स्पेशली नहीं, वो जनरली दिया गया है, लेकिन जो मुख्य रूप से सर जैसे दायन प्रताड़ना के संबंध में मैंने उसमें ज्यादा जोर दिया था, क्योंकि ग्रामीण स्तर के अंदर जो कुरीतियां होती है, उनके अंदर जो उनके बेसिक मौलिक अधिकार भी होते हैं जिनसे कि उनको अवज्ञा होते हैं, उनके बारे में हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वहाँ पर चार्ट वगैरह उनको दिया गया था कॉलेज की नहीं, तरफ से। कहाँ आईपीसी या किसी भी एक्ट में इस तरह महिलाओं का डिवीजन है कि ये जो अर्बन महिलाएं हैं, ये रूरल महिलाएं हैं, इनके लिए प्रोविजंस में कोई अंतर है क्या? जी नहीं सर, जनरली ऐसा जनरली तौर पे लिया गया, ऐसे वर्गीकरण नहीं किया गया कि ये ग्रामीण के लिए है या शहरी के लिए। ठीक है सर। एक आपने इसमें ह्यूमन राइट्स में एलएलएम किया है, जी सर। एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये जो टेररिस्ट होते हैं, ये भी क्या ह्यूमन राइट्स को क्लेम कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स को? टेररिस्ट सर ह्यूमन राइट्स टेररिस्ट को भी अवेलेबल है क्या ह्यूमन राइट्स का? सर अगर आप पहले परिभाषा के तौर पे देखें कि ह्यूमन राइट्स का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति को उसके जन्म से उसके सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें हम मानवाधिकार कहते हैं। अब अगर हम देखें टेररिस्ट के तौर पे सर, तो टेररिस्ट अगर उसके ऊपर इस तरह की कार्रवाई चल रही है ट्रायल के तौर पर, तब भी है सर। अगर वो कन्विक्शन हो जाता है तब भी उसे मौत हो सर। इवन उसके मरने के बाद भी सर उसकी जो ह्यूमन राइट्स है, जो उसकी डेड बॉडी से संबंधित है या उसके धर्म विशेष से उसकी जो भी अंत्येष्टि क्रिया करने से संबंधित वो आपके हिसाब से मिल सकते हैं? जी सर। चलिए, प्रिपरेशन ठीक है आपकी, रीजनेबली ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, हम्म, थोड़ा कॉन्फिडेंस आप थोड़ा सा यूज कर जाते, नॉलेज भी हमें काफी ठीक है, थोड़ा बहुत तो कमी तो रहती है, समझ रहती है, हमारे में भी है। थोड़ा सा जैसे सर पूछ रहे थे, जो भी क्वेश्चन पूछा सर ने पूछा, थोड़ा सा क्या गौर से समझने की कोशिश करो, फिर आंसर दो। क्वेश्चन क्या है पूछ रहे? जी सर। घबराहट नहीं, और जैसे तन के बैठने की जरूरत नहीं है, आराम से हाँ बैठिए, शायद आपने हाथ रख रखे हैं आगे इस तरह, आराम से। अच्छा ऐसे नॉर्मली बैठ हाँ, नॉर्मल ऐसे बैठना भी सीखिए। जैसे जैसे कंफर्टेबल भी है, जैसे कंफर्टेबल। जितना बॉडी कंफर्टेबल कंफर्टेबल बैठ सकते वहां हो। वैसे फोकस तनाव करोगे में तो बैठोगे हाँ गलतियां करोगे, तन के बैठने का मतलब ही गलती हाँ होगी। सही है तो क्योंकि आप एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में ही सोचते रहोगे तो दिमाग वहीं लगा रहेगा, वही आपको लगा कंट्रोल करना नहीं है। यहाँ सुनाई नहीं देगा, चाहते हुए भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हर टाइम ब्रेन हैंड्स को कंट्रोल कर रहा है एक पर्टिकुलर स्ट्रेंड पोजीशन। तो दिमाग गलती करेगा। बिल्कुल रिलैक्स बैठो। बिल्कुल रिलैक्स बैठो, जैसे सामान्य तौर पर लोगों की बात करते हैं वैसे सब, कोई विशेष वो नहीं है। सर ने तो कई बार लोगों को टोका है ये पोस्चर के संबंध में, और कई बच्चे सर आप भी नॉर्मल रहोगे ना, फिर आप कल पहुंच वाले बोर्ड में बताएंगे भी ऐसे सर कुछ, सर ने कई बार कल वाले बोर्ड में भी ऐसे लोगों को टोका, ये कैसे बैठेगा? ऐसे जैसे आप बैठे ना, पोस्टर मानेंगे आप नॉर्मल आप रखोगे तो नहीं चलेगा, कल बहुत ज्यादा गड़बड़ होगी ना आपकी, जब तक आप फ्री नहीं होंगे। ठीक है बस, आप ठीक है। जैन सर ने भी टोका, 2-3 बच्चे बोले क्या क्या हो क्या गया? और अच्छा जो भी आता है वो ये चाहिए, कोई बता रहे थे, और ये आप लोग क्लासेस चलाते हैं, तो उनको पता हो सकता है किसी सर्विस के लिए इस तरह की जरूरत होगी, तो वैरायटी ऑफ